बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा मॉक टेस्ट 5 का केमिस्ट्री का पोर्शन है। चलिए जी, पहला पढ़ते हैं। एरर्स विच आर कॉज बाय द डिफेक्ट इन एनालिटिकल मेथड। वो एरर जो कि आपके पास डिफेक्ट इन एनालिटिकल मेथड की वजह से हो, वो आपके पास सिस्टमैटिक एरर कहलाते हैं। सिस्टमैटिक एरर आपके पास दो वजह से होते हैं। एक तो होता है आपके पास डिफेक्ट इन एनालिटिकल मेथड, और दूसरा क्या होगा, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है उसका वो फंक्शन सही से नहीं कर रहा, वो काम सही से नहीं कर रहा, ख़राब हो गया, तो इसकी वजह से भी आपके पास सिस्टमैटिक एरर होता है। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर जैसे कि आपके पास आपका इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली आ जाए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, वोल्टेज का मसला हो जाए, ज़्यादा कम हो जाए, तो इस वजह से आपके पास रैंडम एरर आ जाते हैं। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। देखें, ये आपके पास क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला है, मोल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, या फार्मूला मास है। देखिए, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है ना कि एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स, मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, एक मॉलिक्यूल में जितने भी सारे आपके पास एटम्स हैं उन सब का जो मास है वो मिला के आपके जो मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब का मास मिला के जो बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो होता है कंबाइनिंग एटम्स का। जैसे हमारे पास जो भी एटम है मॉलिक्यूल के अंदर उनका हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लें। जैसे हम एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला क्या है? C6H6। अब इसका मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा? 1:1 आ जाएगा। तो CH इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो यही हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट रेशियो। उसके बाद आपने मोल पढ़ा होगा। मोल तो ईजी है। मोल तो एनी मोल इज डिफाइन एज ग्राम एटॉमिक मास हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, या ग्राम फार्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल्स और आयन हो, जिसमें हमारे पास कितने हो? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स एवोगाड्रोस नंबर वाले जो होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है फार्मूला मास। अब फार्मूला मास क्या है? ये आपके पास है सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जो कि सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डेफिनेशन से आधा एग्जांपल आप मतलब कि इसको गौर कीजिएगा, इस पे आपको समझ आएगा। देखिए, आपके पास एक कंपाउंड है NaCl। ये उसका सिंपलेस्ट फार्मूला है। ठीक है, सिंपलेस्ट फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। लेकिन जब मैं इसका फार्मूला मास लिखूंगा ना, फार्मूला मास इसका क्या होगा? 58.5 AMU। तो ये आपका क्या लिखा था? फार्मूला मास। ये NaCl का फार्मूला है ना, तो इसका फार्मूला मास क्या होगा? 58.5। तो ये होता है आपके पास फार्मूला मास। क्या होगा? सम ऑफ एटॉमिक मासेस एज गिवन इन द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस। एम्पेरिकल फार्मूला से ही आपके पास फार्मूला मास इसका निकल जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिप्रेजेंट। देखिए, हमने अभी बात की थी एवोगाड्रोस नंबर किसके बराबर होते हैं? 1 ग्राम मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एवोगाड्रोस नंबर किसके बराबर होते हैं? अभी हमने मोल की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो किसके बराबर होंगे? 1 ग्राम मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ऑप्शन सी। 4 पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डैश विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए, ये आपके पास बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ में क्या है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपने पढ़ा है ना, तो ये क्या होगा? ऑप्शन बी। बाकी चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा है। चार्ल्स लॉ में क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, किस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? पहला ऑप्शन में आपके क्या है? Cl माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस। तो देखिए, ये आपके पास एक कोई भी मैं एक कंपाउंड ले लो, X से ऊपर A और नीचे Z। ये क्या होता है? आपका एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास। तो मैं इसको ये लिख रहा हूँ, एटॉमिक मास। और ये आपके पास क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपके पास किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। चलिए जी, क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का आपके पास पहले क्या है? इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्लोरीन का है 17, और इसका एटॉमिक मास हमारे पास तकरीबन है 35.5 के बराबर। चले हम 35 ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 17 है। आपके पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आपके पास नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन के। तो कितने हो गए क्लोरीन में? 18 इलेक्ट्रॉन। अब ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन का क्या है? आपके पास ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35।
तो ब्रोमीन में कितने होंगे, यहाँ पे होंगे 36 हो जाएंगे। तो यहीं से आप देख लें गलत हो जाएगा ना, इन दोनों के तो सेम आ ही नहीं रहे, तो ये ऑप्शन तो आप पहले ही एलिमिनेट करते तो उसके बाद हमारे दूसरे ऑप्शन में है, देखते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन में, यहाँ पे आपको करवाता हूँ। दूसरे ऑप्शन में क्या है, फ्लोरीन माइनस है और नियॉन है, उसके बाद सोडियम प्लस है। सही है जी। चले जी, फ्लोरीन का आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो इसमें एक्सेस है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। तो मतलब कि 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पॉजिटिव प्लस या नेगेटिव साइन नहीं है, तो मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले नहीं गए हैं ना ऐड किए गए हैं। उसके बाद क्या है, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम प्लस का साइन का मतलब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो सोडियम का आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है। देखें 11 है ना, तो ये निकाला गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो 11 माइनस 1, तो ये आपके पास किसके बराबर हो गया, 10 के। तो यहाँ पे ये तीनों बराबर आ रहे हैं ना, तो ऑप्शन बी ही आपका आंसर है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 502, और उसके बाद क्या है 0.70। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने करा था कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद कोई मतलब कि नॉन सिग्निफिकेंट नंबर आ जाए, क्या बोला मैंने, पॉइंट के बाद अगर आपके पास कोई नॉन सिग्निफिकेंट नंबर आ जाए तो वहाँ उसके आगे जितने भी आपके पास नंबर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। तो पॉइंट से पहले आपके पास कितने हैं, 3 है, 1 2 3, और उसके बाद उसके पॉइंट के बाद 7 है, और 7 के बाद क्या है 0 है। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके पास, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास हो गए। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास अ सॉलिड विच शोज वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब इस बात का क्या हुआ, एक सॉलिड जो कि प्रॉपर्टी वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन शो कर रहा है। जैसे कि आपके पास है, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हमने ये पढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन पैरेलल टू इट्स प्लेन ऑफ लेयर्स में कंडक्ट करता है। उसकी लेयर अगर पैरेलल हो, लेकिन जब परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगी ना तब नहीं करेगा कंडक्ट। तो यही होता है, और सॉलिड विच शोज ए वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन में वो शो करेगा। तो यही है। तो आपके पास ग्रेफाइट जो है इसकी एक एग्जाम्पल है कि वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं करेगा। और उसके बाद वो सॉलिड जिनकी क्या नाम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है ऑल डायरेक्शन में, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, आइसोट्रोपिक कहलाते हैं। तो आपके यहाँ पे आपका आंसर क्या है, एन आइसोट्रोपी, मतलब कि वो जो डिफरेंट डायरेक्शन हो, वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़, यही चीज़ आपके पास आ जाती है। बाकी हमने पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ा था, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता हो, उस फॉर्म में हो, लेकिन हमने बात की थी कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा, पॉलीमॉर्फिज्म मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा। खैर आपका यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन बी, और एसिमेट्रिक मतलब कि जिसकी सिमेट्री नहीं हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2S2O3। आपके पास सोडियम थायोसल्फेट का Na2S2O3 का आप लोग मॉलिक्यूलर मास बता दें। तो देखिए सोडियम का आपके पास, एक सोडियम का कितने हैं आपके पास 12, सॉरी एक सोडियम का आपके पास कितना है 24, तो 24 प्लस 24 ये आपके पास क्या आ रहा है 48 आ रहा है। सल्फर का एक क्या है 32, दो सल्फर है, 32 प्लस 32 ये आपके पास क्या आ गया, एक पास 64 आ गया। ऑक्सीजन का एक क्या है 16 के बराबर है एक का मॉलिक्यूलर मास, तो 16 इंटू 3 आपके पास कितना आ गया 48। तो 48 प्लस 64 ये आपके पास टोटली कितने आ रहे हैं 160 के करीब आ रहे हैं। तो हमने राउंड ऑफ किया वरना 158 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आता है। तो आपका आंसर क्या होगा 158। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए 158। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, डैश इज ऑब्टेन इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड सोडा लाइम। कह रहे हैं देखिए आपका रिएक्शन क्या करा रहे हैं, सोडियम एसिटेट क्या है CH3COONA, और उसका वो रिएक्शन क्या करा रहे हैं आपके पास सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है आपके पास, होता है सोडा लाइम NaOH को क्या कहते हैं हम लोग, सोडा लाइम कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, रिएक्शन में बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे ये CH3 और ये H है ना,
ये पॉजिटिव है आपके पास और ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है। तो आपके पास क्या होगा, ये देखिए ये इधर चले जाएगा, ये मतलब ये यहाँ पे जाएगा ना इसके पास, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास CH4 मीथेन बन जाएगा। और उसके बाद आप ये वाला पॉइंट देख लें, ये यहाँ से इस पर अटैच हो जाएगा, तो ये क्या होगा Na2, 2 Na है और CO3, तो ये क्या बन गया मीथेन और सोडियम कार्बोनेट। पूरा रिएक्शन देख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ हाइड्रोजन की तरफ, तो CH4 मीथेन बना लिया और सोडियम कार्बोनेट। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी मीथेन। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये कौन सा है, लॉ ऑफ ट्राइड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या पीरियोडिक लॉ। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, उसकी बिल्कुल डेफिनेशन है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसमें यही बात कही थी कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके पीरियोडिक नंबर पे डिपेंड करती है, इसीलिए जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ही उनको मतलब कि सारे एलिमेंट को सेट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा क्या है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर हाउ मेनी पीरियड्स। ये याद रखिएगा, आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास 7 पीरियड्स हैं और आपके पास कितने आपके पास ग्रुप हैं, 8 ग्रुप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, द ब्रेकेज ऑफ बिग क्रिस्टल इनटू स्मॉल क्रिस्टल ऑफ आइडेंटिकल शेप। बड़े बड़े क्रिस्टल को आप स्मॉल क्रिस्टल में और आइडेंटिकल शेप में तोड़ें तो वो आपके पास क्या कहलाती है, क्लेवेज कहलाती है। बाकी हमने अभी ऊपर आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी को भी डिस्कस किया है, तो आपका क्या है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, रबर क्या है आपके पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है, बोथ या नॉट। तो रबर आपके पास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। क्यों, क्योंकि उसकी कोई एक मतलब कि कांस्टेंट शेप नहीं है ना, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है ना उसकी कांस्टेंट शेप है, तो रबर आपके पास क्या कहलाता है, एक तरह का आपके पास एमॉर्फस सॉलिड है। चलिए जी, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ एटम्स। आपके पास सवाल है, आपको नंबर ऑफ एटम्स लिखा। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या है, मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर, और जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास हों, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ पे क्या है, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि आप देखें इसके, अगर मैं नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स ये फर्स्ट लिख देता हूँ, नाइट्रोजन 7 है और इसका आपके पास क्या, एक नाइट्रोजन का बोला है ना 7 है, तो इसका आपके पास मॉलिक्यूलर मास क्या है 14 इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन आप सीख लीजिए क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। 7 1 7 7 2 14, ये हाफ है, 1/2 क्या होता है 0.5, 0.5 को 6 से करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 3.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, ये नाइट्रोजन में आपके पास आ गए। सही है। सेकेंड वाला देख लेते हैं, आपके पास 7 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास क्या है 24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखिए ये 7 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो क्या करें, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब ये क्या है 3 1 3, 3 4 12। सही है। अब तो ये हो सकता है ना, सिंपली डिवीजन कीजिए, 7 को अंदर लिखिए, 4 को बाहर लिखिए, सीखे सिंपल कैलकुलेशन कीजिए। अगर मैं हमेशा यही बताता हूँ सिंपल कैलकुलेशन, जो 4 1 4, 4 1 4 ये आ गया। उसके बाद क्या है, 4 में से 7 गए, 4 5 6 7 तो 3 बचे, उसके बाद पॉइंट लगाए यहाँ पे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। तो देखिए सिंपल, मैं आपको सिंपली कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। 1.7 आपका आ गया, तो क्या है इसका आपके पास 1.7 और क्या है उसके बाद क्या है इंटू 1.7 इंटू 1.02 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास ये है 1.7 इंटू 10⁻23, क्योंकि 1.7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ रहा है, मतलब कि इससे कम आ रहे हैं, तो मतलब अभी भी इसी के ज़्यादा है हमारे पास। किसके ज़्यादा हैं ये मैं आपको ये बता दूं, अभी हमारे पास किसके, नाइट्रोजन के ज़्यादा है। मैग्नीशियम के हमने निकाल लिया। उसके बाद बात है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का हम कर लेते हैं 7 और ऑक्सीजन का 1 है, तो ये देखेंगे आपके पास इसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर आपके पास 8 है
और एटॉमिक मास 16 है। 7 इंटू 16 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। वही बात हुई, यहाँ से तो कट नहीं सकता ऊपर नीचे, तो क्या है 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, सही है। अब उसके बाद आप लोग क्या करें कि इससे पहले इसको मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा क्या है 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो 21.02 इंटू 10⁻23। तो ये 21 है, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो आप इसको यूँ ही मल्टीप्लाई कर लें सिंपली, 21 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो 8 2 ज़ा आप 16 कर लें, 8 2 ज़ा आपके पास क्या है 16 है, तो 21 आप देखें 21 माइनस 16 आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास 5 आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 50, तो 20, सो आपके पास 8 इंटू 6 अगर आप करेंगे तो 8 इंटू 6 आपका 48 आ रहा है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है 2.60, सॉरी ये आपके पास 2.602 इंटू 10⁻23, तो 2.6 के बराबर है। अभी भी आपके पास 3 के बराबर ये वाला बड़ा है, तो 2.6 के बराबर ये आ रहा है, तो ये भी अभी छोटा है। फोर्थ वाला कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसमें आपको ना थोड़ा समझ आएगा कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स वाली मैंने बात की है ना, 7 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 है, उसके पास 6.02 इंटू 10⁻23। वही बात मैंने कही कि यहाँ से नहीं हो रहा तो बस यहाँ से कर ले, तो आपके पास क्या आता है 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सही है। उसके बाद क्या है 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21, तो आप ये कर लीजिए 21 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 0.2 इंटू 10⁻23, सॉरी 0.02 है, तो 22 डिवाइडेड बाई 21, तो ये आप देख लीजिए 21 है तो 22 है, आपको पॉइंट ही लगाना पड़ेगा, तो 210, तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 0 पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो मतलब कि ये भी आपका छोटा आ रहा है, छोटा नंबर आएगा आपके पास ये भी। तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो किस में है नहीं, लेकिन ये भी हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स एंड में क्या आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि ये देखिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड 1 और 2 ऑक्सीजन गई, तो ये क्या है हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 को हम ऐसा करना है कि हमारे पास 210 आ जाए। 22 हमारे पास अगर हम 22 इंटू 9 करेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 198 के करीब आएगा, तो 22 इंटू 9 हमारे पास क्या आएगा 198 के करीब आएगा, तो 198 ये आपके पास कितने बच गए 12 बच गए, ठीक है 12, तो हम इसको यहीं पे रख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 0.9 इंटू 0.9 और आपके पास क्या है, तो ये आपका इस तरह से आपको लिखना है 0.9 इंटू 02 इंटू 10⁻23 और उसका क्या है 3 है, तो 0.9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, पॉइंट को इधर ले जाएं तो क्या होगा 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, तो आप ये देख लीजिए 9 इंटू हमने 3 किया तो ये क्या है 9 इंटू 3 आपके पास क्या आएगा 27 डिवाइडेड बाई 10, तो 27 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास क्या आएगा 2.7 इंटू 10⁻23। तो ये देखिए काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है इसकी, हमें काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ये है आप लोगों को समझ आ गया। देखिए सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है 3.02 10⁻23, यानी 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा है। सेकंड में देख लीजिए मैग्नीशियम में 1.7, उसके बाद थर्ड में देख लीजिए 2.6 और फोर्थ में 2.7। तो ये फार्मूला याद रखिए नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ मोल्स से, फिर एवोगाड्रोस नंबर, फिर नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर 7 में एक नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे इसमें आपको समझ आएगा नंबर ऑफ एटम्स क्या आते हैं, कार्बन का 1 और 2 ऑक्सीजन के। उसके बाद बड़ी लंबी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या है 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सी गैस कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है N2O, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं द यूनियन ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास पॉलीमराइजेशन की हमारे पास डेफिनेशन है।
बाकी फ्यूजन मैंने आपको बताया था कि हमने न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा था। फ्यूजन में क्या होता है, दो जो आपके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, कोई भी दो चीज़ें आपस में मिल जाएं तो वो फ्यूजन, उसकी फ्यूजन हो जाती है। उसके बाद हमने नॉकिंग, नॉकिंग क्या है, एक तरह का मेटालिक साउंड है, शार्प मेटालिक साउंड है जो कि इंटरनल कंबशन इंजन में प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद आपका क्या है, क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होती है, पेट्रोलियम में क्रैकिंग क्या होती है, जिसमें हाई मतलब कि लंबे चेन के हमारे पास जो लॉन्ग चेन के अल्केन होते हैं उनको हम क्या नाम में उनको शॉर्ट चेन में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उनको ब्रांच में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास क्रैकिंग कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, C2H2, C2H4, C2H6 या C2H10। तो आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्या है, C2H2। यानी कि C2H2 में आपके पास कितने बॉन्ड होंगे, आपके पास दो डबल बॉन्ड होंगे। तो डबल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड से, और ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा है डबल और सिंगल से। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या ऑप्शन है, क्योंकि इसी में आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, तो आपके पास क्या है, BeCl2 क्या है, इट इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल। अब कैसे लीनियर मॉलिक्यूल है, और आपके पास इसका वो जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। कैसे लीनियर मॉलिक्यूल, ये मैं आपको दिखा। देखिए आपके पास ये बेरिलियम है और उसके पास यहाँ पे क्या है, दो क्लोरीन इस तरह से अटैच है। बेरिलियम क्या है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसके शेयर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसके शेयर हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें आपके पास ये लीनियर किस तरह से, देखिए आपके पास कितना इसका एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। देखिए हम पढ़ते हैं ना कि हमारे पास सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये हाफ बन रहा है ना, ये देखिए हाफ बन रहा है, तो ये आपके पास क्या है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस वजह से BeCl2 का स्ट्रक्चर क्या है, इट इज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं, साइक्लोहेक्सेन हैज़ द फॉर्मूला। आपसे क्या पूछ रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन। देखिए हमने होमोलोगस सीरीज में हमने फार्मूला पढ़ा था, हमने अल्केन का फार्मूला पढ़ा था CnH2n+2। लेकिन जब हम उसको साइक्लो में बात करें, साइक्लो अल्केन में, तो क्या होता था, हम लोग, मैं मार्कर चेंज करके बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता था, हम लोग -2 लगा देते थे अल्केन में। तो हमारे पास साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन क्या होता है, 6 कार्बन होंगे, तो हमें पता है 6 कार्बन तो होंगे, तो H2n, तो 2 और से n की जगह 6 होगा, और +2 और -2, तो आपके पास क्या होगा, C6 और H2 इंटू 6 12 +2 14 -2, तो C6H12। तो ये आपके पास क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए, HNA तो ये नाइट्रिक एसिड नहीं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कौन सा प्रोसेस यूज होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हमने पहले बताया था, किप्स अपरेचर जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रिपरेशन के लिए, किप्स अपरेचर से हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है। उसके बाद NaCl, सोडियम क्लोराइड के लिए हम कोई प्रोसेस यूज़ नहीं करते, वो तो हमारे पास ज़मीन से ही निकलता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑसवाल्ड प्रोसेस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। H2SO4 ऊपर हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, ऑसवाल्ड प्रोसेस। उसके बाद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, तो हमारे पास कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कौन सा प्रोसेस यूज है, हमारे पास होता है कैसनल कैलनर प्रोसेस। उसका सोडियम की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास डाउन प्रोसेस यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड हुज मेजर इम्प्योरिटी इज सिलिका Si2 इज कैरिड आउट थ्रो। देखिए आपने ना एल्यूमिनियम पढ़ा होगा, उसमें एल्यूमिनियम के बहुत सारे ओर्स पढ़े थे, उस ओर में एक और था हमारे पास बॉक्साइट, बॉक्साइट था। तो बॉक्साइट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, Al2O3 और उसके बाद NH2O, ये आपके पास उसका फॉर्मूला था। तो उसमें क्या कह रहे हैं, वो कौन सा मेथड है जिसमें मेजर इम्प्योरिटी आपके पास सिलिका होती है, SiO2। तो ये आपके पास सरपेक्स मेथड होता है, उसमें क्या होता है, हम बॉक्साइड की प्योरीफिकेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पाउडर बॉक्साइड होता है वो उसको हम मिक्स करते हैं कार्बन से, और उसको हीट करते हैं 1800 डिग्री सेल्सियस पे, और उस पर नाइट्रोजन का करंट डालते हैं। तो उससे क्या ना, इसकी हम लोग प्योरीफिकेशन करते हैं। तो बस आप प्रोसेस याद रखिए कि सरपेक्स मेथड होता है, बाकी पूरा 1800 डिग्री सेल्सियस कार्बन मिक्स करते हैं, इतना याद नहीं रखिए, बस ये याद रखिए कि सरपेक्स मेथड होता है, ऑप्शन सी।
उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू मोनोमर्स में बी जॉइंड बाय द रिमूवल ऑफ। पर पॉलीमराइजेशन पढ़ी थी, तो पॉलीमराइजेशन के आपके पास कौन सी टाइप होती है? दो टाइप्स होती है, एक क्या होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी क्या होती है आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब देखिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा कि आपके पास ये आपके पास फिनोल है, फिनोल का आपने किसके साथ रिएक्शन कराया? आपने फॉर्मल्डिहाइड के साथ फिनोल का रिएक्शन कराया है। इस तरह से आप, तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एलिमिनेशन ऑफ वाटर होती है, वाटर की एलिमिनेशन होती है। एंड में आपके पास क्या बनता है? बैकिलाइट बनता है। मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपके पास बैकिलाइट बनता है, ये याद रखिएगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपके पास क्या होता है? वाटर की एलिमिनेशन होती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या बनता है? बैकिलाइट बनता है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड आप लेते हैं तो उससे फिर आपके पास क्या होता है? बैकिलाइट बनता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर से। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं एंड ईस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। ईस्टर आपके पास किसके रिएक्शन से बनता है? तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का जब आप रिएक्शन करेंगे ना ईस्टरिफिकेशन, तो आपके पास उसमें क्या होता है? ईस्टरिफिकेशन का रिएक्शन यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का आप रिएक्शन बनाएं तो आपके पास क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा, ईस्टर। और उसके बाद उसके साथ आपको वाटर मिलेगा प्रोडक्ट में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25, हाउ मनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में आपके पास कितने लोन पेयर्स है? वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O वाटर का फॉर्मूला है। वाटर में क्या होता है, ये यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन क्या है? ग्रुप 6 का मेंबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दो शेयर होगा। उसके बाद कितने? उसके बाद 6 में से 2 निकाल दो तो कितने, मतलब 4। एक लोन पेयर इधर होगा, एक लोन पेयर इधर होगा, तो यहाँ पे एक और ये 2, तो कितने लोन पेयर हो गए आपके पास? 2 लोन पेयर्स होते हैं वाटर में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा D2O इज यूज्ड इन। D2O हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े थे, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम, उसके बाद हमने ड्यूटीरियम, D2O क्या होता है? ड्यूटीरियम, जिसको हम क्या कहते हैं? हैवी हाइड्रोजन कहते थे। इसका हालांकि हैवी नहीं था, इससे ज़्यादा हैवी क्या था? ट्राइटियम था। लेकिन हम इसको हैवी हाइड्रोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। इसको हम सख्त पानी भी कहते हैं ना, भारी पानी जिसको कहते हैं, इसको हम वो भी कहते हैं। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं IUPAC नेम। यूपीएससी नेम बताना है आपको। जो कंपाउंड है वो क्या है? CH3 CH2 CH2, उसके बाद NH2। तो आपका ग्रुप क्या है? अमाइनो ग्रुप है। तो आप लोग नंबरिंग क्या है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो क्या होगा आपका आंसर? आपकी इसकी नेम क्या होगा? IUPAC नेम 1 अमाइनो और क्या होगा? प्रोपेन। 1 2 3 प्रोपेन हुआ ना, तो क्या है? 1 अमाइनो प्रोपेन। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन विद हेलोजन एटम। तो ये इजी है कि हाइड्रोजन एटम को हम हेलोजन एटम से रिप्लेस जो करेंगे तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? हेलोजनेशन कहलाता है, जिसमें हम क्लोरोफॉर्म भी बनाते थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाते थे। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास हेलोजनेशन का प्रोसेस कहलाता है, ऑप्शन बी। उसके बाद हम लोग 29 पढ़ते हैं, ये CH2 उसका वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया है। इथीन का रिएक्शन वाटर से और आपके पास ये जो ऑक्सीजन है नेसन ऑक्सीजन है, तो ये आपके पास कैटलिस्ट लिखना नहीं आया। तो ये KMnO4 के प्रेजेंट में हम इथीन से जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो मैं आपको बस आपको सीधा आंसर बताता हूँ। तो ये आपके पास क्या बनता है? CH2 और एक OH यहाँ पे लगेगा और ये एक OH यहाँ पे लगेगा। तो ये आपके पास क्या बनता है? आपके पास प्रोडक्ट इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है। ये आप खुद ही देख लीजिए कि ये एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और उसके बाद क्या है, ये एक OH, ये जो O है ये भी इधर आ जाएगा। तो एक OH इधर लगेगा और एक OH आपके पास इधर लग जाएगा। तो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। तो बस आप इसको याद रख लीजिए क्योंकि आपका टेस्ट नियर है, तो बस इसको याद रखिए। प्रोसेस अभी इतना लंबा प्रोसेस है थोड़ा, तो उसको समझने से बेहतर है आप इसको याद रखिए कि एक OH इधर आएगा, एक OH। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जब हम इथीन का रिएक्शन वाटर और नेसन हाइड्रोजन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट भी याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी में CH2OH और CH2OH, जो मैंने अभी बताया था, एक OH इधर लगेगा और एक OH दूसरे CH2 पे लगेगा।
चलिए जी अपना लास्ट पढ़ते हैं। बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू अल्काइलेशन, ऑक्सीडेशन एंड नाइट्रेशन। द प्रोडक्ट इज, बेंजीन की इन्होंने क्या कर दी, अल्काइलेशन कर दी। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, ये इसको समझने की आपको ज़रूरत है। आपके पास बेंजीन है, उसकी हम क्या कर रहे हैं, अल्काइलेशन कर रहे हैं। तो ए अल्काई, ठीक है, इससे आप समझिए अल्काइलेशन हो रही है, किसकी प्रेजेंट में होती है आपके पास CH3Cl या फिर आपके पास AlCl3, इनकी प्रेजेंट में आपके पास अल्काइलेशन होगी। तो इससे आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉलीन बन जाएगा, टॉलीन आपके पास बन जाएगा। अल्काइलेशन उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंटेशन, ऑक्सीजन। और उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, K2Cr2O7। ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन के बाद हमारा जो बेंजीन होगा वो किस में बदल जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, ये बेंजोइक एसिड। क्या बोला है, पहले अल्काइलेशन, ऑक्सीडेशन और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसकी नाइट्रेशन करेंगे, बेंजीन की नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन करने के बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे बेंजो, यहाँ पे COOH इधर ही रहेगा। और उसके बाद आपके पास क्या है, मेटा पोजीशन पे क्या नाम है, आपके पास नाइट्रो आ जाएगा। तो क्या नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये आपके पास क्या बना, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देख लीजिए पूरा प्रोसेस हमने किया, बेंजीन की अल्काइलेशन की, टॉलीन बना, टॉलीन की फिर हमने ऑक्सीडेशन की, हमारे पास बेंजोइक एसिड बना, फिर उसकी नाइट्रेशन की, तो क्या बना, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड।